कैसे हो? ऑफिस पहुंचते ही मोनिका ने आरव की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहा। उसकी बनावटी मुस्कान को पहचानने में आरव को तनिक भी देर नहीं लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए मोनिका से सवाल किया। मैं अब इसी ऑफिस में रहकर काम करूंगी, मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा रहेगा ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आरव कुछ कहने जा रहा था कि तभी उसकी नजर भरत अंकल पर पड़ी। वो भी आरव की तरफ देख रहे थे। उनको देखते ही आरव बिना कुछ कहे अपने कैबिन में चला गया। मोनिका अवाक नजरों से आरव को वहां से जाते हुए देखती रही। कुछ देर बाद भरत अंकल भी आरव के पीछे पीछे उसके कैबिन में पहुंच गए। ये क्या बकवास कर रही है यहाँ आकर? आरव ने भरत अंकल की ओर देखते हुए सवाल किया। यही तो बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। खन्ना अपनी कंपनी का एक ऑफिस यहाँ भी खोलना चाहता है और यहाँ के ऑफिस की हेड वो अपनी बेटी मोनिका को बना रहा है। भरत अंकल ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ ऑफिस क्यों खोल रहा है वो? आरव ने थोड़ा परेशान होते हुए सवाल किया। खन्ना हमारी कंपनी में 500 करोड़ का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है और वो चाहता है कि मार्बल एंड टाइल्स की ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग तक सब कुछ एक ही नाम से हो, मेवाड़ एंड खन्ना। और वो इसी कंपनी के नाम से और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करना चाहता है। वो सारी इन्वेस्टमेंट अकेले ही करेगा, लेकिन उसे ऑफिस के लिए जगह हमारी चाहिए। बदले में वो 50% की हिस्सेदारी भी दे रहा है। लेकिन आरव को खन्ना का ये डिसीजन ठीक नहीं लग रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी भरत अंकल ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अभी हमें खन्ना के सपोर्ट की थोड़ी जरूरत है। बाद में अगर सब कुछ ठीक हो गया तो फिर हम भी अपने हिस्से का इन्वेस्टमेंट करके उसका ऑफिस यहाँ से हटा देंगे। और दूसरी बात, उसके ऑफिस से हमें प्रॉब्लम ही क्या है? आरव अभी भरत अंकल से बात कर ही रहा था कि तभी उसके कैबिन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। भरत अंकल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर मोनिका खड़ी थी। उसे देखते ही भरत अंकल आरव के कैबिन से बाहर चले गए। हाय आरव, मोनिका ने आरव की ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर चेयर पर बैठ गई। आरव ने उसकी तरफ एक नजर देखा और फिर अपने काम में लग गया। आरव, मैं जानती हूँ कि तुमने ये शादी मजबूरी में की है और वो लड़की तुम्हारे लायक है भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधे पॉइंट की बात करो। आरव ने सख्त लहजे में मोनिका से कहा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम उस गंवार के साथ शादी करके खुश नहीं हो और तुम कभी उसके साथ खुश रह भी नहीं सकते, तो क्यों ना तुम मेरे साथ? अच्छा। इससे पहले कि मोनिका अपनी पूरी बात खत्म कर पाती, उससे पहले ही आरव ने उसकी ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। पहली बात तो यह है कि मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ और दूसरी बात यह है कि अगर मुझे किसी दूसरी लड़की के पास जाना भी होगा तो मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम यहाँ अपने ऑफिस के काम से आई हो तो सिर्फ ऑफिस का काम करो। मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना तुम जानती हो मुझे। मोनिका बिना कुछ कहे आरव को बड़े ध्यान से देखती रही। अभी तक उसे ये लग रहा था कि उसके डैड आरव की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए आरव अब उसके साथ अच्छा बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ एक पल में ही आरव ने उसका सारा भ्रम तोड़कर रख दिया। नाउ तुम जा सकती हो यहाँ से, आरव ने मोनिका को घूरते हुए कहा और फिर वापस से अपने काम में बिजी हो गया। मोनिका चिढ़कर आरव को घूरते हुए वहां से बाहर निकल गई। कमा गई छोटी माँ। वसुंधरा ने जैसे ही अपने कान पर फोन लगाया, दूसरी तरफ से विकी की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। कुछ पता लगा? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द ही मैं पूरी सच्चाई पता लगा लूंगी, वसुंधरा ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा। जल्दी करो छोटी माँ, वरना दादा तो आरव के नाम पूरी प्रॉपर्टी करने बैठे हैं। फिर हमारे हाथ में कुछ ना रह जाएगा। अगले हफ्ते ही गद्दी की रस्म होनी है और उससे पहले ही शादी का छोटा साबित करना है, विकी ने वसुंधरा को समझाते हुए कहा। मैं करती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ, वसुंधरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। दूसरी तरफ रागिनी ने अनन्या के कमरे का दरवाजा खुला देखा तो उसके पास चली गई। आज मैं आपको वॉक पे ले चलूं? रागिनी ने अनन्या की व्हीलचेयर के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा। अरे भाभी, आप परेशान मत हो, मैं अकेली चली जाती हूँ, अनन्या ने जवाब दिया और फिर वो अपने हाथों से व्हीलचेयर चलाते हुए वहां से जाने लगी। नहीं, मैं चलाती हूँ, रागिनी ने अनन्या की व्हीलचेयर को ढकेलना शुरू कर दिया। वैसे भाभी, आपको भैया कहाँ मिले थे? मेरा मतलब, आप दोनों लोग पहली बार कब और कहाँ मिले थे?
कुछ बताया नहीं आपने? अनन्या ने मुस्कुराते हुए रागिनी से सवाल किया। हम वो तो आपके भैया मुझे पहली बार एक रेस्टोरेंट में मिले थे, रागिनी ने जवाब दिया। और फिर क्या हुआ? फिर वहां से वो मुझे घर छोड़ने के लिए गए और हम लोगों के बीच थोड़ी दोस्ती हो गई और फिर सब झूठ है। रागिनी की पूरी बात खत्म होने से पहले ही वहां वसुंधरा पहुंच गई। कितना झूठ बोलोगी तुम? वसुंधरा ने रागिनी को घूरते हुए कहा। जी? रागिनी अवाक नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। सच सच बताओ कि तुमने आरव को कैसे फंसाया, वरना तुम्हारी जैसी लड़की की औकात तो इस घर में नौकर बनने तक की नहीं है। मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तभी वहां पर सारा भी पहुंच गई। तुम चुप रहो, बिल्कुल सही बात कर रही हूं मैं, वसुंधरा ने सारा को आंख दिखाते हुए कहा। अगर तुम सच बोल रही हो तो बताओ कि आखिर आरव ने तुमसे शादी क्यों की? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? बोलो। वसुंधरा ने एक के बाद एक सवाल करते हुए रागिनी को असमंजस में डाल दिया। उसे वसुंधरा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था। चेहरे पर घबराहट लिए हुए वो कभी वसुंधरा की ओर देखती तो कभी परेशान होकर सारा और अनन्या की ओर देखने लगती। तुम सच सच बताओ, आरव ने तुमसे सच में शादी की है या फिर पैसे की गड्डी फेंक कर तुम्हें यहाँ ले आया है? वसुंधरा ने रागिनी को घूरते हुए कहा। रागिनी की घबराहट और ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। रागिनी की घबराहट देखकर वसुंधरा का विश्वास और गहराता जा रहा था। उसे अब यकीन हो गया था कि रागिनी अब सब कुछ उसके सामने उगल देगी। रागिनी वसुंधरा की बातों में उलझी हुई थी। इसी बीच वसुंधरा ने मौका पाकर अनन्या की व्हील चेयर के पहिए के नीचे एक पत्थर सरका दिया। क्या सच में रागिनी वसुंधरा को बता देगी अपनी शादी का राज? क्या रागिनी अनन्या को व्हील चेयर से गिरने से बचा पाएगी? और क्या ऑफिस पहुंचकर मोनिका फिर से बनाएगी आरव के दिल में जगह? जानने के लिए सुनते रहिए।